जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल, पीटी एवं मेंस तथा बीपीएससी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यह हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। अन्य मॉक टेस्ट वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के जरूर एक बार देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपराष्ट्रपति का उम्र पूछा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पूछे या राष्ट्रपति पूछे, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य चीज़ें हैं, पहले हम राष्ट्रपति का बता देते हैं। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसका जो है अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है और इन्हें भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है तथा इनकी जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होती है, राष्ट्रपति की भी। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 से, कहाँ से, 63 से लेकर के 70 तक रखा गया है। कहाँ तक, 63 से 70 तक रखा गया उस उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। जैसे राष्ट्रपति के लिए है पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। इसका हम अलग से आपको वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। यह किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। देखिए, जैसे कि दशम, तो देखिए यहाँ से आप 52 से शुरू करिए और सभी आर्टिकल का नाम देते जाइए। राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रमुख, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोटा, उसका कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शर्त और उस पर महाभियोग। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित हो गया। ठीक है, अब बात करिएगा उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक होता है उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। अब यहाँ से आप 63 से आर्टिकल से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। इसके लिए भी हमने अलग से ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, उसरा निका चूस से। ठीक है, अब यहाँ होता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। इसका निर्वाचन कार्यकाल, इसका निर्वाचन कार्यकाल और फिर आ जाता है इसका चुनाव और फिर आ जाता है इसका शपथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद क्या जोड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और ये जोड़ा कब किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। और ये लिया कहाँ से गया था, तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। यूएसएसआर उसको बोला जाता है, उस समय यह यूएसएसआर था। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संविधान 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। जब लागू गया था तो उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन आगे चल करके 2002 में एक 11वां इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण की अनुमोदन काफ़ी है। तो देखिए, भारतीय संचित निधि में धन निकालने के लिए संसद ही सिर्फ उससे धन निकाल सकता है। तो इसलिए आपको संसद ही ध्यान रखना है। संसद में कौन कौन सा आता है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक और कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 9 के अनुसार
पंचायतें किन प्रदेशों में लागू नहीं है? तो संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आदि के आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ये राज्य जो भी है पूर्वोत्तर के ही राज्य है, जिस 7 सिस्टर में से एक अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में के कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 कब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ? राजस्थान के नागौर में एक पंचायत में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता, किसकी? BRM बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन, एक मिनट रुक जाइए, 73वां संविधान संशोधन 1993 या कहीं कहीं 92 भी आपको मिल सकता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज का दर्जा, संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था अगर पूछता है तो पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बलवंत राय मेहता की सब सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अगर आपसे पूछ लेता है तो इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था और इसे लागू किए जाने के कारण ही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी हैं, वे क्या हैं? तो इनसे जुड़ी हुई कुछ समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। उसके बाद है आपका अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने थे, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज को की सिफारिश की थी। वर्तमान में बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज ही लागू है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? तो ऐसा केवल एक बार 1969 में हुआ है, जब जस्टिस M हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो जाए तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है भारत का, वो राष्ट्रपति का कार्य को देखता है और ऐसा भारत में केवल एक बार 1969 में हुआ था, जब जस्टिस M हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसमें कौन भाग नहीं लेता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति का ही चुनाव है और मनोनीत सदस्य भाग ले लेंगे तो फिर कोई भी राष्ट्रपति जीत जाएगा। इसलिए इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बाकी सभी जगह से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी से इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? तो सिर्फ एक, जो
इसमें मनोनीत सदस्य वे भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो संविधान की व्याख्या करने के लिए जो डोमेन सर्वोच्च न्यायालय की जो संस्था या बेंच बनती है उसमें मिनिमम 5 सदस्य होने चाहिए। सबसे बड़े संवैधानिक बेंच की बात करें तो वो उसमें 13 सदस्य भाग लिए थे और वह केशवानंद भारती केस था। इसमें 13 सदस्यों की बेंच ने भाग लिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सदस्य या सबसे बड़ा बेंच था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के 1 में है कि संघ की राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के 1 में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कुल मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार को भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है और वर्तमान समय में कुल मिलकर के 6 मौलिक अधिकार है। 7वें मौलिक अधिकार को 44 जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन, कौन सा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कुल मिलकर 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार हैं। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के बीच आता है। किसके बीच? 25 से 28 के बीच आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें आपको 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हमने वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। तो वो तभी अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो इस तरह से इसे ध्यान में रखना है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट और सभी वीडियो क्लासेज क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।